साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। ये नोट्स हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जो यूपीएससी पूछ सकता है। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले एक बार फटाफट एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बस 5 मिनट लगेंगे एनसीईआरटी पढ़ने में, फटाफट देख लेते हैं। पहले 2 पन्नों पे कुछ भी नहीं है, बस ये सेइंग दी हुई है कि जैसे वृक्ष लोगों की हेल्प करते हैं ऐसे अच्छे लोग बाकी लोगों की हेल्प करते हैं। यहाँ पे फोटो दी हुई है बस, कि तुलसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होली बैसिल। और ये गुड़हल का फूल होता है, हिबिस्कस। बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। हाँ, ये दिया हुआ है कि ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में क्या फ़र्क होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे पंपकिन है या तरबूज है, ठीक है, ये क्या होगा, ये क्रीपर्स हैं। जैसे क्रीप करते हैं ना, सांप रेंग रहा होता है, तो ऐसे ये जमीन पे ही ये रेंगते रहते हैं। ये पौधा जमीन पे ऐसे फैलता रहता है और इसी में फल फ्रूट वगैरह होते हैं इसके। ठीक है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वो खुद ऊपर नहीं उठ सकते, इसलिए अगर आप एक सपोर्ट दे दोगे तो वो सपोर्ट के सहारे पूरी बेल ऊपर तक आ जाएगी। ठीक है ना। ये हो गए क्लाइंबर्स, ये क्रीप कर रहे थे, ये क्लाइंब कर रहे हैं। हर्ब्स क्या होते हैं, छोटे से पौधे, जैसे तुलसी का पौधा है, ठीक है, ये हर्ब्स होते हैं। लेकिन जब आप किसी पार्क में जाते हो तो पार्क में जो चलने का पाथ होता है, उस चलने के पाथ के साथ में काफी डेंस झाड़ी होती है ना। वो काफी वुडी होती है, उसमें काफी वुड होता है, उस झाड़ी के थ्रू आप निकल नहीं सकते। राइट। तो वो होती हैं श्रब्स। तो एक तो समझ लो कि हर्ब्स जो हैं, हर्ब्स में इनका तना बहुत ही सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर तना एकदम मजबूत लकड़ी का हो जाए, लेकिन हाइट छूट रही है प्लांट की, है ना, इसको बोलेंगे श्रब्स। एंड अगर प्रॉपर पेड़ तो आपको पता ही है कि उसमें एक स्टेम निकलता है बड़ा से, जनरली कईयों में 2-3 भी निकलते हैं, बट जनरली एक स्टेम होता है। एंड ये पूरा ट्री होता है। तो ये क्लासिफिकेशन दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। हाँ, ये काम की चीज़ है। वीन्स, जैसे हम इंसानों में नसें होती हैं, ऐसे ही किसी पत्ती को उठाओ और पत्ती को पास से ऑब्जर्व करो, तो एक तो ये शेप होती है नसों की, कि एक बीच में से जा रही है और ये साइड में से ऐसी टेढ़ी निकल रही है दोनों तरफ। ठीक है। इसको बोलते हैं रेटिक्यूलेट विनेशन। रेटिकुलेट पैटर्न में वीन्स हैं यहाँ पे, जैसे कि हिबिस्कस गुड़हल के फूल में होती हैं। बनाना लीफ में कैसी होती है, ये जो बीच वाला है इसमें से ऐसे टेढ़ी नहीं जा रही, बल्कि पैरेलल जा रही है। ठीक है, इस तरह से पैरेलल जा रही है। इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और जो ग्रास लीफ है इसमें भी पैरेलल वेनेशन होते हैं, क्योंकि ग्रास लीफ खुद बहुत इतनी लंबी होती है, तो उसमें एक दो ही इस तरह से धारी जा रही होती है सिर्फ। ठीक है। और क्या क्लासिफिकेशन दी है इसमें पौधों की, और क्लासिफिकेशन दी है टैप रूट वर्सेस फाइब्रस रूट। जैसे कोई पौधा है, उसको नीचे बहुत नीचे है मान लो, ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है ना, तो क्या करेगा, सीधा अपनी जड़ें एकदम सीधी सी लेके जाएगा, एंड साइडों में से थोड़ी थोड़ी जड़ें निकलती रहेंगी। ये हो गया टैप रूट, एक मेन टैप रूट नीचे जा रही है। और फाइब्रस क्या है, ऐसे ही यहीं पे एकदम ऐसे झाड़ की तरह ये पूरा फैल जाता है। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो, ये जस्ट एग्जैजरेट करके एक एआई डायग्राम है, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। ठीक है ना, जैसे मान लो ये एक टैप रूट जा रही है एंड ये साइड से छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं, ये टैप रूट सिस्टम हो गया। दूसरा क्या, फाइब्रस, इस तरह से शुरू से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लर्न कर लो, यूपीएससी ना कोई बड़ी बात नहीं है, या स्टेट पीसीएस में पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल बताओ। तो टैप रूट सिस्टम के एग्जाम्पल्स है कैरट, रेडिश, मैंगो ट्री के भी रूट्स ऐसे होते हैं। ठीक है। लेकिन जो शैलो रूट सिस्टम होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम, इसके एग्जाम्पल है वीट, ग्रास, अनियन। एक बार ध्यान से देखोगे ना डायग्राम को, तो लर्न अपने आप हो जाएगा। राइट। कैरेट आपको पता ही है, रेडिश भी एकदम एक है, उसके बाद थोड़ा निकल रहे होंगे, है ना। लेकिन ये तो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं, शुरू से इनकी जड़ें वगैरह फैल जाती हैं। और क्या है इसमें काम की बात। हाँ, एक होता है कॉटिलिडेंस। कॉटिलिडेंस क्या होता है, अभी नीचे देखेंगे इसको। तो बेसिकली इस चैप्टर में दिया हुआ है कि कॉटिलिडन सीड का जो टाइप होता है, यहाँ पे जो हमने ये पढ़ा कि रेटिकुलेट वेनिलेशन है या फिर विनेशंस हैं या फिर पैरेलल हैं, और यहाँ पे जो हमने टैपरूट वर्सेस फाइब्रस देखा, इन तीनों में रिलेशन होता है, इन तीनों रिलेटेड होती हैं। वो नीचे मैंने नोट्स में टेबल बना दिए, तो टेबल से उसको लर्न कर लेंगे हम। ठीक है। बाकी ये सब दिया हुआ है कि सारी चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं। दो साइंटिस्ट के बारे में पे दिया हुआ है, वो भी पढ़ लेंगे बाद में। साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। भेड़ बकरी को तो पैर चाहिए होते हैं, लेकिन मछली को तैरना है तो पैर की जगह उसमें क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। ठीक है ना। हर कोई
जीव जंतु अपने हिसाब से चीज़ों को अडाप्ट कर लेता है। कैक्टस डेजर्ट के हिसाब से अडाप्ट कर लेता है। अब ये दियोदर का पेड़ है, तो दियोदर का पेड़ जो क्रिसमस ट्री की तरह लगता है, ठीक है ना? तो ये क्या करता है, ये इस तरह से इसकी शेप क्यों होती है, ताकि बर्फ वगैरह पड़े तो आसानी से नीचे चली जाए, ठीक है ना? वो हाई ऑल्टीट्यूड के हिसाब से अपना है। रोडोडेंड्रॉन्स के बारे में दिया हुआ है कि अब ये एक ही है भाई, मछली और बकरी तो बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज हो गई, लेकिन जो रोडोडेंड्रॉन्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि जो शोला फॉरेस्ट है वहां पे नीलगिरीज में, वहां पे हवा बहुत तेज चलती है, तो हवा से पेड़ ना टूट जाए, उसको डैमेज ना हो, इसलिए उसकी हाइट छोटी होती है, लेकिन सिक्किम में उसकी हाइट बड़ी होती है। तो लोकल एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी पेड़ पौधे अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दो, ये जो अडेप्टेशन है ये कभी भी एक जनरेशन में नहीं आती है कि आज पौधा बड़ा हुआ उसने कहा अच्छा यहाँ पे ये दिक्कत है अपने सबसे अडेप्ट हो जाए, नहीं। इट विल टेक टाइम, कई जनरेशन्स लगती हैं, कई पीढ़ी लगती है, उसके बाद ये अडेप्टेशंस आ पाती हैं। जैसे कि ये दोनों ही कैमल्स हैं, ये हॉट डेजर्ट का, ये कोल्ड डेजर्ट का, लेकिन इनमें अडेप्टेशंस आ गई हैं अपने आप, है ना? कैसे आ गई है ये, हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज और हजारों साल लग जाते हैं ऐसे अडेप्टेशंस आने में, राइट? तो ये जो हमने पिछले साल थोड़ा पढ़ा था प्रीलिम्स में, ये उसमें से है फोटो। एक और हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला जो हॉट डेजर्ट वाला कैमल होता है, ये 0 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकता है, आराम से सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि रात को टेम्परेचर बहुत गिर जाता है डेजर्ट के अंदर। लेकिन जो ये वाला होता है कोल्ड डेजर्ट वाला, ये -40 से +40 तक सर्वाइव कर लेता है, ठीक है? जो सिंगल हम्प्ड होता है, इस ये गर्म इलाकों वाला, इस पे ऊपर सिंगल हम्प होता है, लेकिन विंटर वाले में डबल हम्प होता है। दूसरी बात, हम्प के अंदर पानी नहीं होता। ये मिसकंसेप्शन है कि पानी है, पानी नहीं होता, इसके अंदर फैट्स होते हैं। तो जो भी खाता है उसको फैट्स की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर करके रखता है। और इसका ऑब्वियसली कोट काफ़ी मोटा होता है कि उसको ठंड से बचना होता है। और ये पसीने नहीं निकालता है, अगर पसीने निकालने लग जाएगा, जैसे हम लोग इंसानों को पसीने आते हैं, अगर ये भी पसीने निकालने लग जाएगा तो सारा पानी वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो ये पसीने नहीं निकालता है, टॉल होता है, थिन होता है, और ज़मीन में धंस ना जाए इसलिए इसके थोड़े फैले हुए से पैर होते हैं। और ये लगभग दुनिया में वाइल्ड में तो बचे ही नहीं है, ऑलमोस्ट लगभग सारे के सारे डोमेस्टिकेटेड हैं, लेकिन इनका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। इनकी हाइट छोटी होती है, इनकी हाइट बड़ी होती है, ठीक है? एनिमल्स के भी अलग अलग वो दिया हुआ है कि भी कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, और कुछ एम्फीबियंस होते हैं। एक और साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह, ठीक है ना? बस ये समरी दी हुई है। सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में दिया हुआ है। अब हम यूपीएससी के हिसाब से इसको पढ़ते हैं। हैबिटेट क्या होता है, डेफिनेशन ना लर्न कर लोगे तो थोड़ा मेंस में आसान हो जाता है। हैबिटेट इज अ नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एनिमल। हैबिटेट इज अ नेचुरल होम ऑफ प्लांट और एनिमल। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि अर्थ पे या किसी एरिया में जितनी ज्यादा वेराइटी ऑफ लाइफ मिल रही है, दैट इज बायो लाइफ डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके की, ठीक है? इंटरडिपेंडेंस, किसी भी इकोसिस्टम के सारी प्रजाति एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, है ना? कि कोई न्यूट्रिएंट्स खाता है, कोई सीड्स को इधर उधर ले जाता है, कोई किसी को शेड दे रहा है, कोई किसी को घर दे रहा है, कोई न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर रहा है, तो एवरीवन इज इंटरडिपेंडेंट। पूरे इकोसिस्टम में हर किसी प्रजाति का कोई ना कोई रोल होता है, ठीक है? भगवान ने बनाया तो किसी रीजन से बनाया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एम्फीबियंस, ये तो पता ही है, बच्चों वाली बात है बिल्कुल, है ना? कुछ एनिमल्स जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, और कुछ एम्फीबियंस होते हैं, वो पानी के ऊपर और पानी के नीचे दोनों जगह बड़े आराम से रह सकते हैं। बस आपको एग्जाम्पल लर्न करने होते हैं थोड़े से, ठीक है ना? जैसे फ्रॉग्स में कोई कंफ्यूज ना हो जाए, तो फ्रॉग इज अ एम्फीबियन, बस इतना याद करना है। अडेप्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अडेप्टेशन अकर्स अक्रॉस जनरेशन, अडेप्टेशन कभी भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी, राइट? फिर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे कैक्टस है, कैक्टस में उसका जो स्टेम है वो मोटा हो जाता है एंड फ्लैशी हो जाता है, ताकि उसी के अंदर सारा पानी रहे, पानी बाहर ना जाए, राइट? फिर ये इमेज अगर क्लियर नहीं है तो जो वेबसाइट पे गूगल ड्राइव का लिंक है, तो गूगल ड्राइव के लिंक में आपको मिल जाएगी क्लियर फोटो। देवदार का पेड़ होगा तो वो इस तरह से होता है, अगर ऐसा रहेगा तो उसके ऊपर स्नो जमती रहेगी एंड अल्टीमेटली फिर ये टहनियाँ टूट जाएंगी, ठीक है? तो अडेप्टेशन हो गया हाई ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। रोडोडेंड्रॉन जैसे बताया है मैंने, जहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है, जैसे शोलाज में, राइट, ग्रासलैंड में, नीलगिरीज के, तो फिर वहाँ पे इसकी हाइट छोटी है, बाकी जगहों पे इसकी हाइट बड़ी हो जाती है। फिश में फिन्स होते हैं, ठीक है ना, ताकि वो प्रॉपरली नेविगेट कर सके, तैर सके, तो ये अडेप्टेशंस होती हैं। ये बस यहाँ पे दी हुई है, आप इनको एक बार पढ़ लेना।
ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है इसमें। और ये कैमल्स के बारे में दिया हुआ है कि जो कैमल्स होते हैं डेजर्ट वाले, हॉट डेजर्ट वाले, उनके नीचे से तलवे जो है वो थोड़े से चौड़े होते हैं ताकि वो सैंड में धंस ना जाए। एक ही हम्प होता है। ये इनका डंग पॉटी काफ़ी सूखी हुई होती है ताकि वाटर लॉस ना हो। एंड यूरिन भी बहुत कम करते हैं, पसीना नहीं करते हैं। पसीना इनको आएगा तो फिर ये बहुत जल्दी इनका वाटर लॉस हो जाएगा। इनकी छोटी लेग्स होती हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी सोचो, अगर माउंटेन्स में वॉक करना है किसी को, तो ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, छोटी हाइट वाला या बड़ी हाइट वाला? खुद सोचो ना यार, मान लो ये लैंड है, ठीक है, एंड एक टॉवर है, टॉवर के ऊपर पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना, और एक है छोटी सी चीज़। तो आपको क्या लगता है कि एक लंबी चीज़ पहले गिरेगी या छोटी चीज़ गिरेगी? तो लंबी चीज़ अनस्टेबल होगी ना, वो ऐसे डोलती रहेगी। तो अगर आप माउंटेन्स में आपको बैलेंस बनाना है, तो जितनी छोटी हाइट रहेगी उतना बेटर रहेगा। माउंटेन्स में अगर आप कभी ट्रैकिंग करते हो, ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो, तो आप थोड़ा घुटने मोड़ के झुक के चलोगे ताकि आपका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे की तरफ रहे, है ना। तो इसकी छोटी लेग्स रहती हैं। एंड ठीक है, कोल्ड से बचने के लिए इसके पास काफ़ी फर्स वगैरह होते हैं, हेयर्स होते हैं। ये सब बता दिया मैंने, नॉर्मल सी बातें, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन लीफ वेनेशन, पैटर्न ऑफ लीफ। जैसे पहले बताएगी रेटिकुलेट, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो जो रेटिकुलेट होंगी उसमें इस तरह से साइड में इस तरह से जारी होती हैं, एंड जो पैरेलल होती हैं उसमें ऐसे पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। दूसरा क्या है, टैप रूट बता दिया मैंने, ये टैप रूट होती हैं और ये फाइब्रस रूट्स होती हैं, राइट। आपको नाम ध्यान रखने हैं, यूपीएससी कैसे पूछेगा, एक चिकपी है, चना, ठीक है, मस्टर्ड है, सरसों, इनके प्लांट में टैप रूट्स होती हैं, लेकिन वीट में फाइब्रस रूट होती है, ये आपको याद रखना है। फिर कॉटिलिडेंस, कॉटिलिडेंस क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक सीड लीफ दैट प्रोवाइड्स फूड फॉर अ स्प्राउटिंग प्लांट। तो देखो क्या होता है, कुछ सीड्स होते हैं मोनोकॉट, कुछ होते हैं डाइकॉट। जैसे चना है, चना क्या होता है, डाइकॉट होता है। राजमा भी डाइकॉट होता है। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? जैसे मान लो आपने भुट्टा लिया, ठीक है, भुट्टे का आपको ये बीज पता है, अपने भुट्टे के बीज में जब उसको बोओगे, जर्मिनेशन होगा इसके अंदर, तो सीड के अंदर ही एक छोटी सी लीफ बनती है, एम्ब्रियोनिक लीफ बनती है, ठीक है। इससे इसको फिर न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है और ये और ज़्यादा बाहर स्प्राउटिंग होती है, फिर पूरा पेड़ पौधा बन जाता है, ठीक है, एक। लेकिन जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट में एक नहीं, ये इनको स्प्लिट कर सकते हो, जैसे चने को स्प्लिट कर सकते हो ना आप, इससे ध्यान रखो। तो इसको स्प्लिट कर सकते हो, इसके अंदर दो एम्ब्रियोनिक लीव्स बनती हैं, ये हो गया डाइकॉट। क्लियर हो गया, सिंपल सा, इसका तो यूपीएससी नहीं पूछेगा, पीएचडी नहीं करनी है आपने, इतना ही है इसमें, ठीक। नाम याद रखना है कि मेज, व्हीट, राइस, ये सब मोनोकॉट्स है, राइट। एंड जो चना है, राजमा है, ये सब डाइकॉट्स हैं, ये आपको याद रखना है। अब इनमें रिलेशन क्या है, हमने तीन चीजें पढ़ी, राइट। तो इन तीनों चीजों में से समझ लो, ये जो मोनोकॉट्स हैं, इनमें क्या होगा, मोनोकॉट है, एक ही लीफ निकलती है, मोनोकॉट हो गया, एम्ब्रियोनिक लीफ। जो जड़ें निकलेंगी वो फाइब्रस होंगी, आते ही फैल जाएंगी। एंड पत्तियों के अंदर पैरेलल विनेशन होगा। याद कैसे करोगे, मुश्किल है इतना सब याद करना, है ना। तो बस एक एग्जाम्पल ध्यान में रख लो, एक एग्जाम्पल, जैसे घास का एग्जाम्पल ध्यान में रख लो, कि जब घास का जो भी बीज होगा, जैसे भी घास होगी, उसमें अंदर से एक ही लीफ निकलेगी, ठीक है। फाइब्रस होते हैं इसकी रूट्स, एंड पतली पतली ये लीव्स होती है, उनके अंदर पैरेलल वेनेशन होगा। तो एक एग्जाम्पल अगर आपने याद कर लिया तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा फिर। और इसके भाई बंधु देख लो कौन कौन से हैं घास के, ठीक। डायकॉट में कौन सा हो गया, दो, है ना, तो अंदर से दो लीफ निकलेंगी, रूट बहुत नीचे सीधी गहरी जाएगी, टैप रूट बनेगी, एंड ऊपर जो पत्तियां जाएंगी वो वेनिकुलर होंगी। इसके एग्जाम्पल याद कर लो, चना, मस्टर्ड, हिबिस्कस, मैंगो। आसान है ना। और क्या दिया है इसमें, साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो 1973 में प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि कुंती पूजा रिवर पे एक डैम बना देना चाहिए। तो लोगों ने उसको काफ़ी अपोज किया, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने पर्सनली इंटरवीन किया, एंड उन्होंने 1984 में वो डैम का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, एंड इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया। तो अभी इट इज़ द फेमस
साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। एंड इस कैंपेन के दौरान एक एनिमल की काफ़ी ज़्यादा फोटो यूज़ होती थी, लायन टेल्ड मकाक, जिसके ऊपर यूपीएससी शायद 8-9 साल पहले उसने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं? कि सिंपली लोकल फॉरेस्ट होते हैं जिनका लोकल कम्युनिटी काफ़ी प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि उनके कुछ धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना? तो लोग किसी भी तरह से उनका फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देते हैं, ना वहाँ पे लकड़ी काटने देते हैं किसी को, ना कोई हंटिंग अलाउड होती है, बिकॉज दीज आर पवित्र फॉरेस्ट उनको माना जाता है। यूपीएससी ये नाम पूछ सकता है कि अलग अलग सेक्रेड ग्रोव्स के अलग अलग स्टेट्स में जनरली लोकल लैंग्वेज में क्या नाम होते हैं, बस ये आपको एक बार याद करना पड़ेगा। दो साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है। जानकी अम्मल, शी वॉज अ बॉटनिस्ट, वो पहली इंडियन वुमेन थी जिनके पास पीएचडी थी बॉटनी में, एंड वो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड भी रही हैं। उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 1977 में, एंड उन्होंने सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, काफी उसको लीड किया था। सलीम अली, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह आपने कई नाम हम सुने होंगे, ठीक है ना? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी से एसोसिएटेड थे वो, एंड काफ़ी किताबें वगैरह लिखी थी। इनको 1976 में पद्म विभूषण मिला था। अपने टाइम पे काफ़ी अच्छे एक्टिविस्ट थे, लेकिन इनको एंटी नेशनल नहीं बोला जाता था, रादर इनको इनाम दिया जाता था। दे वर अवॉर्डेड फॉर देयर गुड वर्क, अल्टीमेटली देश की सेवा कर रहे हैं ना प्रोटेस्ट करके, राइट? की कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में दिया हुआ है। ये नॉर्मल सी बातें आपको पता ही होंगी। अब तो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है ना? ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ था? जिम कॉर्बेट में लॉन्च किया था इंदिरा गांधी ने। उनकी फोटो भी है, एक छोटे से शेर के बच्चे को उन्होंने लिया हुआ था। हमारे वैसे मोदी जी की भी है, फोटो नहीं है बट वो बताते हैं। गुजरात में ना छोटे बच्चों को एक्चुअली स्कूल के अंदर किताबें हैं, उन किताबों में बताया जाता है बाल नरेंद्र की स्टोरी, कि जब वो छोटे से थे तो तालाब में गए थे, और मगरमच्छों से भरा हुआ तालाब था, बीच में गए, एक मगरमच्छ का बच्चा था, उसको उठा के ले आए। क्यों? उनकी बॉल चली गई थी, तो उन्होंने कहा भी बॉल चली गई, बॉल के साथ मगरमच्छ बच्चा भी ले आता हूँ मैं, बाकी मगरमच्छ पागल थे, ठीक है? तो ये स्टोरीज बच्चों को पढ़ाई जा रही है स्कूल में आजकल। एनीवेज, इंदिरा गांधी की तो फोटो है कि वो इन्होंने शेर का बच्चा हाथ में लिया था। एंड इंडिया में करीब 4,000 से थोड़े से कम शेर हैं इस टाइम। दुनिया के 75%, शेर का मतलब मेरा बाघ है, बाघ, टाइगर, राइट? टाइगर्स जो है 75% इंडिया के अंदर हैं। अराउंड 55 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया के अंदर। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में टाइगर्स की संख्या में डबल करनी चाहिए। अब अगर दुनिया का टारगेट डबल है, तो ऑब्वियसली इंडिया में भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी दुनिया का टारगेट डबल हो पाएगा। 29 जुलाई को टाइगर डे की तरह मनाया जाता है, एंड 2023 में हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया था। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम को पता ही होगा कि सबसे पहले हम नामीबिया से लाए थे, और अभी हम 3 कंट्रीज, अफ्रीका की 3 कंट्रीज से हम इंडिया में टाइगर्स ला चुके हैं। सबसे पहले हम कहाँ पे लाए थे? कूनो नेशनल पार्क में। इसकी भी स्टोरी है कि जो कूनो नेशनल पार्क है, पहले नेशनल पार्क नहीं था, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था वो। फिर अब इंडिया में जितने भी लायंस हैं, वो सारे के सारे एशियाटिक लायंस, दुनिया के सारे एशियाटिक लायंस सिर्फ और सिर्फ गुजरात में हैं। कल को वहाँ कोई महामारी आ गई तो सारे के सारे शेर विलुप्त हो जाएंगे, राइट? तो इसीलिए उन एशियाटिक लायंस को बचाने के लिए सरकार ने कहा था कि हमें उनको गुजरात से हल्का सा बाहर, जैसे मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है वेस्ट की साइड में, तो वहाँ पे कूनो वाले एरिया वो एकदम सूटेबल है लायंस के लिए, तो हमें थोड़े लायंस को वहाँ पे रिलोकेट कर देना चाहिए। बट गुजरात के सीएम ने कहा उस टाइम कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इससे हमारा प्राइड कम हो जाएगा, है ना? शेर संकट में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें प्राइड कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने नहीं जाने दिया उसको। तो सरकार ने फिर बाद में कहा भी अभी हमने बना तो लिया है इसको, कूनो नेशनल पार्क को बना तो लिया है, लोगों को वहां से बाहर कर दिया है हमने, है ना? तो अब क्या करें इसका? तो सरकार ने कहा फिर चीतों को यहाँ पे ले आते हैं। सरकार ने कूनो नेशनल पार्क बनाया, मतलब क्या हुआ इसका? पार्क बनाने से क्या मतलब है? पहले वहाँ पे थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोग रह सकते हैं, उसके आसपास घूम लेते हैं, थोड़े लोकल लोग रह रहे होते हैं, लेकिन जब अगर आप किसी को नेशनल पार्क बना रहे हो, तो आपको उन लोगों को रिलोकेट करना पड़ेगा। तो सरकार ने काफ़ी मेहनत करके वहाँ पे लोगों को, जो लोग पहले से रह रहे थे, उनको रिलोकेट करके बाहर किया, ताकि उसको नेशनल पार्क बनाया जा सके। बनाया तो फिर वहाँ पे शेर आए नहीं, लायंस को लाने नहीं दिया गया, इसलिए फिर हमने चीता वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है? और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो पता ही है आपको, बहुत कम बचे हुए हैं, एंड इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी केस वेस चला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भी वहाँ पे जितने भी पावर लाइन्स हैं, क्योंकि जैसे ये उड़ता था ना पक्षी थोड़ा सा भी, तो जनरली ये जो पावर लाइन्स वगैरह है उनमें हाई टेंशन में उलझ के मर जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना हो सके वहाँ पे जितनी पावर लाइन्स हैं उनको अंडरग्राउंड कर दो, ठीक है? जितना हो सके, ऐसा नहीं कि सबको करना ही है। बाद में कुछ अमेंडमेंट भी हुई थी इसके अंदर। और टाइप्स ऑफ प्लांट्स मैंने बता दिया है आपको, है ना? बस आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं।
एग्ज़ाम्पल याद करने हैं। सो कॉटन है, तो कॉटन का श्रब होता है। कॉटन का कोई पेड़ ही नहीं होता कि पेड़ से कॉटन उगड़ रही है। हाँ, पैसे ज़रूर उगते हैं पेड़ से लेकिन कॉटन नहीं उगती। और ये अपना वही मोनोकॉट और डाइकॉट वाला है, ठीक है ना? ये थोड़ा डिटेल में है, इतना मुझे लगता नहीं कि यूपीएससी पूछेगा, बट फिर भी मैंने पीडीएफ में इसको डाल दिया है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना? जैसे कि ये बाकी चीज़ें भी होती हैं, स्टेम को अगर आप काटोगे तो वैस्कुलर बंडल्स की शेप में होते हैं और टैप रूट्स होती हैं इसके अंदर, डाइकॉट वाले के अंदर, ठीक है ना? याद करने का बेसिक का क्या है, किसी एक प्लांट को सोच लो अपने दिमाग में, उस प्लांट को सोचो, उसके हिसाब से सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी याद कर लो। बस इतना ही इस चैप्टर में। थैंक यू।